नमस्कार, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम एयर पोल्यूशन पार्ट 6 को स्टडी करेंगे, जिसमें वेरियस मेजर्स टू चेक एयर पोल्यूशन उनको स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 5 में हमने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स को किस तरह से सेपरेट किया जाता है पॉल्यूटेड एयर में से, वो सारे मेथड्स हमने पढ़े थे, वो सारी विधियां पढ़ी थी। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं उनको किस तरह से सेपरेट आउट किया जाता है और एयर को प्योर किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। गैसियस पॉल्यूटेंट्स को हटाने की निम्नलिखित विधियां प्रचलन में हैं। पहली है अधिशोषण अर्थात एड्जॉर्प्शन, दूसरी अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन, तीसरा है भस्मीकरण अर्थात इंसाइनरेशन और कंबशन, चौथी है संघनन अर्थात कंडेंसेशन और पांचवी है जैव छानन अर्थात बायोफिल्ट्रेशन। तो पहली विधि देखते हैं एड्जॉर्प्शन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नमक जो है वो बारिश के मौसम में नमी को अपने आप में सोख लेता है और मॉइस्ट हो जाता है, गीला हो जाता है, अर्थात वो उस सॉलिड मटेरियल की वाटर को एड्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो इसी तरह कई ऐसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो पोरस होते हैं और उनकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटीज़ होती है वेरियस पॉल्यूटेंट्स को अपने में एब्जॉर्ब करने की। तो उसी क्वालिटी को यूज़ करते हुए हम जो पॉल्यूटेंट गैस है उसको एड्जॉर्प्शन के बेड पर से होकर गुजारते हैं, जिससे कि जो गैस के अंदर जो पॉल्यूटेंट गैसियस पॉल्यूटेंट है वो या तो उस एड्जॉर्बेंट द्वारा केमिकली एड्जॉर्ब हो जाते हैं या फिजिकली एड्जॉर्ब हो जाते हैं। इन दिस a stream of effluent gas is passed through a porous solid material called adsorbent contained in an adsorption bed. The surface of the porous solid material attract and hold the gas either by physical or chemical adsorption. The common adsorbent used are activated charcoal, activated alumina, silica gel, bone char or molecular sieve like zeolite molecular sieve. These are used for eliminating odor, purifying gas, recovering solvent, drying air, gas and liquids, decolorizing sugar solution and controlling and recovering mercury, sulfur dioxide and NOx emission. तो इस तरह से हम इस पद्धति द्वारा जो HG, SO2 और NOx emission है उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। जो मेजर एड्जॉर्बिंग मटेरियल है जैसा कि हमने बताया, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम, सिलिका जेल, बोन चार और मॉलिक्यूलर शीव जैसे जियोलाइट मॉलिक्यूलर शीव इत्यादि एड्जॉर्प्शन बेड में लगाए जाते हैं। ये एक सिंपल एड्जॉर्प्शन यूनिट का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें एक चैम्बर होता है जिसमें चारकोल एज ए एड्जॉर्प्शन यूनिट एक बेड की फॉर्म में है और दोनों तरफ से ग्लास वूल से कवर्ड है, पैक्ड है, और पॉल्यूटेड गैस एयर है वो एक तरफ से एंटर करती है और इस बेड में से होकर, ये पोरस होता है बेड और बारीक बारीक इसमें रंध्र होते हैं, तो उस पोरस बेड में से होकर जब ये एयर पास होती है तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है जैसे SOx एमिशंस, NOx एमिशंस, मर्क्यूरी इत्यादि, ये सारी इस बेड में चारकोल द्वारा एड्जॉर्ब्ड कर ली जाती है और उसके बाद प्योरीफाइड एयर है वो दूसरे एंड से पास्ड आउट हो जाती है। सेकंड जो मेथड है वो है एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि कई लिक्विड और कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो किसी अन्य गैसियस पॉल्यूटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं या केमिकली रिएक्ट करके एक ऐसा स्लज बना देते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होता है और उसको फिर सेपरेट आउट कर लिया जाता है। मैं रीड आउट कर देता हूँ। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर इनटू अ कॉन्टैक्टिंग लिक्विड सच एज वाटर। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्बेंट है
The liquid must serve either as a solvent or the pollutant or capture it by means of a chemical reaction. Absorption is carried out by allowing the liquid to flow downward in an absorption tower. Polluted air flows upward and the impurities are absorbed in the liquid. For example, sulfur dioxide in flue gas from fossil fuel power plant can be controlled by means of absorption process called flue gas desulfurization (FGD). In FGD system, flue gases are brought in contact with an absorbent which can either be a liquid or a slurry of solid metal. The SO2 dissolve in or react with the absorbent and becomes trapped in it. Generally, lime or limestone is used for absorption. The removal of SO2 by absorption is shown below. तो यहाँ ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट में से मेजर पॉल्यूटेंट है, उसको एब्जॉर्प्शन विधि द्वारा सेपरेट करने का केमिकल मेथड दिखाया गया है. बेसिकली इन गैसेस को सेपरेट करने के लिए, पॉल्यूटेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए उन्हें एब्जॉर्प्शन टावर में से गुजारा जाता है. गैसेस होती है वो टावर के बॉटम से प्रवेश कर कर ऊपर की तरफ उठती है और वहीं पर जो एब्जॉर्बेंट होता है जो जनरली लिक्विड हो सकता है जैसे कि वाटर या कोई अन्य सॉलिड भी हो सकता है, तो उनको हम ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करवाते हैं. बेसिकली दोनों के बीच में फर्म कॉन्टैक्ट आ जाए, उनके बीच में थोरोली कॉन्टैक्ट हो जाए पॉल्यूटेंट्स के और एब्जॉर्बेंट के बीच में, तो पॉल्यूटेंट के मॉलिक्यूल्स को वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं. यहाँ SO2 रिमूवल के लिए हम लाइमस्टोन स्क्रबिंग यूज़ कर सकते हैं या लाइम स्क्रबिंग यूज़ कर सकते हैं. लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड से केमिकली रिएक्ट करके उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और CaSO3 कंपाउंड बनाता है और जल बनाता है. CaSO3 फर्दर ऑक्सीडाइज होके CaSO4.2 H2O बनाता है. उसी तरह अगर लाइम स्क्रबिंग की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो SO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फाइड बनाता है और जल बनाता है और ये कैल्शियम सल्फाइड फर्दर ऑक्सीडेशन होके CaSO4.2 H2O बनाता है. ये CaSO3 और CaSO4 दोनों हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं और इजीली रिमूव किए जा सकते हैं स्लज के द्वारा और जो एयर है वो फर्दर प्योर होके आगे की तरफ मूव कर जाती है. एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली प्राइमरीली in the control of SO2, NOx, H2X, ammonia, chlorine and hydrocarbons. The pure water act as absorbent for some gaseous pollutants. Ammonia and sodium are leading alkaline absorbent which are used for removing acidic contaminants. Hydrocarbon are removed by organic solvent. यहाँ यही बताया गया है कि जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं SO2, NOx, H2X, NH3 और क्लोराइड ये और हाइड्रोकार्बन्स ये लगभग सभी इस प्रोसेस द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं. प्योर वाटर है वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है इन गैसेस पॉल्यूटेंट्स के लिए. कई बार अमोनिया और सोडियम जो एल्कलाइन नेचर के होते हैं उन्हें भी एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है एसिडिक कंटामिनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. और हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा, ऑर्गेनिक एब्जॉर्बेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं. तीसरा मेथड है इंसाइनरेशन और कंबशन. नॉर्मली जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें बर्न करके जलाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से जो VOCs है गैस के अंदर जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्प्योरिटीज़ है उसको कंबशन के द्वारा सेपरेट आउट किया जा सकता है. हालांकि कंबशन इटसेल्फ पॉल्यूशन क्रिएटिंग एक्टिविटी है पर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है. इंसर्नेशंस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स इज अकम्प्लिश्ड इन स्पेशल इंसाइनरेटर कॉल्ड एन आफ्टर बर्नर. A process of direct flame incineration can be used when the gas
Waste gas is itself a combustible matter mixture and does not need the addition of air or fuel. An afterburner is made of steel shell lined with refractory material such as fire clay. The refractory lining protects the shell and serve as a thermal insulator. Given enough time and high temperature, the gaseous pollutant can be almost completely oxidized with incineration efficiency of 100%. Certain substances like platinum catalyzes the process and allow combustion at relatively low temperature. Afterburners are used to control odor, destroy toxic compounds, or reduce the amount of photochemical active substances released into the air. They are employed in a variety of industries where VOC vapors are emitted during combustion process और सॉल्वेंट evaporation. तो इसमें यही बताया गया है कि जो आफ्टर बर्नर होते हैं जहाँ पर कि जो ये पॉल्यूट गैस है जिसमें कि VOCs और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसे बर्न किया जाता है, उन्हें आफ्टर बर्नर कहते हैं. ये बेसिकली लेटर पार्ट ऑफ द फर्नेस होता है और यहाँ पर जो आफ्टर बर्नर होता है उसके शेल को रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मटेरियल से कोटेड किया होता है ताकि वो एज ए हीट इंसुलेशन का काम करे और हीट का बाहर की तरफ फ्लो नहीं हो और वो शेल को प्रोटेक्ट भी करती है लाइनिंग. तो इस तरह के आफ्टर बर्नर्स जहाँ पर VOCs और हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होती हैं एज ए पॉल्यूटेंट वहाँ यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेंट ड्राइंग में और पेपर मिल इंडस्ट्रीज आदि में. नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन. इस प्रोसेस के द्वारा हम उस तरह के पॉल्यूटेंट वेपर पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जो कि इजीली कंडेंस हो जाए, लिक्विफाई हो जाए. तो एयर पॉल्यूटेंट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ स्ट्रीम ऑफ कंडेंसेशन आई फ्रीजिंग और लिक्विफाइंग. The two basic type of condensation equipment used in air pollution control are surface and contact condenser. In surface condenser, chilled water or any other refrigerant can be used as a condensing medium. The effluent gas and condensing medium flow separately through different tubes. The vapor to be condensed is separated from the cooling medium, whether it is air or water, by a metal wall. As the cooling medium flows through the metal tubes, the vapor condenses on the surface of the tube. The condensed vapor is collected in a storage vessel. इस पूरे प्रोसेस को हम डायग्राम के द्वारा ढंग से समझ सकते हैं. ये सरफेस कंडेंसर का डायग्राम है. दो तरह से इस तरह के पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, आइदर सरफेस कंडेंसर और कॉन्टैक्ट कंडेंसर. सरफेस कंडेंसर में जो पॉल्यूटेंट गैस है वो उनका और जो लिक्विफाइंग उन पॉल्यूटेंट्स को लिक्विफाई करने वाले कूलेंट है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है. उनका कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन होता है मेटल ट्यूबिंग्स के एक तरफ, ट्यूबिंग्स के बाहर की तरफ, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ट्यूबिंग्स के अंदर कूलेंट एंटर कर रहा है. आप देखेंगे ये कूलेंट है, कूलेंट यहाँ से आता है. कूलेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हॉट सब्सटेंसेस से हीट को एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाता है. तो ये जो कूलेंट आप देख रहे हैं ये कूलेंट इन ट्यूब्स के माध्यम से दूसरे चैम्बर में जा रहा है, दोनों ट्यूब्स के माध्यम से. और जब ये ट्यूब्स के माध्यम से आगे जा रहा होता है, ये कॉपर ट्यूबिंग्स होती हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन ट्यूबिंग्स के बाहर की तरफ जो शेल है, शेल और ट्यूबिंग के बीच में कंटामिनेटेड गैस, जो पॉल्यूटेड गैस है वो अंदर भेजी जाती है. तो ये गैस इन ट्यूबिंग्स को टच करती हैं और इस तरह से मूवमेंट करती हुई और वापस बाहर की तरफ निकलती हैं. जब गैस इस तरह से फ्लो कर रही होती है तो ये ट्यूब्स के कॉन्टैक्ट में आती हैं और ट्यूब के कॉन्टैक्ट में आने से कूल ऑफ होती हैं, ठंडी होती हैं. जब ये पॉल्यूटेड गैस ठंडी होती है तो इसमें कई पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर रिलीज करके लिक्विफाई हो जाते हैं और ये बॉटम में सेटल डाउन होकर कंडेंसर की फॉर्म में उनको सेपरेट कर लिया जाता है. और यहाँ पर ये लिक्विफाइंग इम्प्योरिटीज़ है वो सेपरेट आउट हो गई और क्लीन गैस है वो आउटसाइड में चली गई. जो कूलिंग वाटर है वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद में गर्म बेसिकली कंटामिनेटेड गैस से हीट लेके गर्म होता है और गर्म होने के बाद में ये वापस यहाँ पर कूलेंट आउटलेट में चला जाता है. इस जल को या इस कूलेंट को हम वापस ठंडा करके और पुनः इस प्रोसेस में
उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से सरफेस कंडेंसर वर्क करता है। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट कंडेंसर दिखाया गया है। यहाँ पर कोल्ड एयर या लिक्विड जो होता है उसको हम स्प्रे करते हैं और फाइन माइन्यूट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे होता है। इस चैम्बर के बॉटम साइड से हम कंटामिनेटेड गैस है उसको अंदर इंसर्ट करते हैं। ये कंटामिनेटेड गैसेस इन पैड से होती हुई इन फाइन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आती है और खुद कूल ऑफ हो जाती हैं और कूल ऑफ होने के कारण से जो उसमें कंटामिनेशन है वो कंटामिनेशन लिक्विफाई होकर नीचे की तरफ चला जाता है और कंटामिनेशन फ्री जो गैस है वो ऊपर की तरफ होती हुई और चली जाती है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो पॉल्यूटेड गैस है और स्प्रे सब्सटेंस है, चाहे वो कोल्ड एयर हो चाहे कोई लिक्विड हो, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, इसलिए इसे हम कॉन्टैक्ट कंडेंसर के नाम से जानते हैं। इसकी एफिशिएंसी सरफेस कंडेंसर की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट मेथड है बायोफिल्ट्रेशन। जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, बायो एक्टिविटीज़ जो होती है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा की गई एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है एयर के अंदर, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं और सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है, इसको देख लेते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ फिल्टर बैड्स कंपोज्ड ऑफ लेदर, कंपोस्ट एंड पीट और सॉइल। द एग्जॉस्ट एयर फ्रॉम क्रूड गैस channels is passed through these filters bed. The moistened crude gas is absorbed by the filters. The filter material must not be allowed to dry because this would crack the filter and microbial flora will die. Exhaust gas could pass through these filters without being purified. Biofilters reduce the volatile organic substances in exhaust air by more than 90%, removing malodor substances in the process. Biofilters are very economical. तो बेसिकली जो फिल्टर बैड होता है वो माइक्रोबायल अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिल्ड होता है और उस फिल्टर में से हम इस पॉल्यूटेड गैस एयर को पास कराते हैं। तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है और कंपैरेटिवली 90% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है बायोस्क्रबर। दे कैन ब्रेक डाउन कंसंट्रेटेड एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक HCl. In bioscrubber, the crude gas is cleaned by spraying it with a scrubbing liquid which consists of microbes and their nutrients. It causes the microbes to multiply faster, thereby speeding up the destruction of air pollutants. Industries employing the above technology includes food and animal products, wood products manufacturing units, pharmaceuticals industries, etc. तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम बायोस्क्रबर में जो लिक्विड होता है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा और न्यूट्रिएंट्स के एनरिच्ड एनरिच्ड होता है उसको ऊपर से स्प्रे करते हैं और जो पॉल्यूटेड गैस है उसको डाउन टू अप मूव करते हैं। तो उसमें जो माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को। और नॉर्मली इस तरह के बायोस्क्रबर हैं वो फूड एंड एनिमल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ में, वुड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ प्रोसेस पढ़े हैं जिनके द्वारा में हम गैसियस पॉल्यूटेंट को रिलीज़ कर सकते हैं। अब जो हम प्रोसेस देख रहे हैं वो उसमें गैसियस पॉल्यूटेंट सेपरेट तो नहीं हो पाते, लेकिन हम उसकी कंसंट्रेशन को काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर सकते हैं ताकि उसके हानिकारक प्रभाव से बचा जा सके। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक अन्य उपाय है प्रदूषित वायु को वायुमंडल के ऊपरी परतों में छोड़ना है, जिससे ऊपर जाकर प्रदूषित वायु का डाइल्यूशन तनुकरण अर्थात फैलाव हो जाता है और पृथ्वी के निकट उसका हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है। इसके लिए कारखानों की चिमनियाँ ऊंची बनाई जाती है जिनकी ऊंचाई आसपास के स्ट्रक्चर से 2 से 2.5 गुना अधिक रखी जाती है। ये चिमनियाँ
प्रदूषक पदार्थों को वायुमंडल की ऊपरी परतों में छोड़ देती है, जिससे नीचे की परतों में व पृथ्वी के निकट प्रदूषण में कमी आती है। वायु में प्रदूषकों का डाइल्यूशन वायु की गति तथा दिशा व वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करता है। इस उपाय से एक हानि भी है कि जो विसरण द्वारा सिर्फ प्रदूषकों का फैलाव और डाइल्यूशन ऊपरी परतों में होता है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसके कारण इनका हानिकारक प्रभाव इसके उत्पत्ति स्रोत के निकट कम हो जाता है, परंतु वायुमंडल में ये प्रदूषक कुछ समय के बाद वापस पृथ्वी पर लौट सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है वेजिटेशन द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा। पेड़ पौधों प्रदूषकों को कम करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण की शुद्धि होती है। इस हेतु कुछ प्रमुख वृक्ष इस प्रकार हैं: पीपल, बरगद, आम, कनेर, जामुन, गुलमोहर, नीम, बेल, बबूल, अमलतास, इमली, कदम, भेड़ा इत्यादि। पेड़ व पौधे वायु में उपस्थित हानिकारक गैसों को अवशोषण कर वायु को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न प्रकार की शर्करा व स्टार्च आदि में संश्लेषित करते हैं व उनके द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन समस्त जीवधारियों के शोषण के काम आती है। ऑक्सीजन विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की सहायता से भोजन का ऑक्सीडेशन करके उसमें उपस्थित ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जो जीवन के लिए अति पर्याप्त है। तो इस वीडियो में हमने जो गैसियस पॉल्यूटेंट हैं, जो कि एयर के साथ कैरी करते हैं और हमेशा बने रहते हैं, तो उनको एट सोर्स किसी न किसी इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं और कंपैरेटिवली क्लीनर एयर है वो हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद एक जोनिंग या वर्गीकरण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा भी हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। जब किसी शहर या कस्बे की प्लानिंग की जाती है, उसी समय हम इस उपाय द्वारा प्रदूषक को कम करने के हेतु प्रयास कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकूद के मैदान आदि। इस प्लानिंग में औद्योगिक क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्रों से दूर बसाया जाता है व भारी उद्योगों को स्थापित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि भारी उद्योग एक साथ या एकदम समीप न आ जाएं। नए उद्योगों की स्थापना के समय भी यह ध्यान रखा जाता है ये उद्योग बड़े शहरों से दूर रहें व बड़ी औद्योगिक इकाइयों के निर्माण या स्थापना हेतु स्थान का चयन रीजनल प्लानिंग द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए रिको, जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थान उपलब्ध करवाती है और परिवहन, पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने में सहायक होती है। इस प्रक्रिया से आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखकर प्रदूषण से दूर रखा जा सकता है।